हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसका यूज करके आप अपने जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होगा उसमें आसानी से प्लेस हो सकते हैं। देखिए, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना होता है, जब कभी भी आप कैरियर के हिसाब से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ और आपकी कमियां वो आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता। अगर आप किसी को सामने वाले को झूठ बोलना चाहते होंगे अपने स्ट्रेंथ के बारे में या छिपाना चाहेंगे अपनी वीकनेस के बारे में, तो आज नहीं कल वो सामने पता चल जाएगा और इससे जो आपकी जो जॉब की स्टेबिलिटी है वो छिप जाएगी। कल कई तरीके के अलग अलग लोग होते हैं, कुछ अपने टैलेंट्स को दिखाना चाहते हैं, कुछ अपने टैलेंट्स को इसलिए छिपाते हैं क्योंकि अगर वो टैलेंट दिख गया तो शायद उनको बाद में बहुत ज्यादा काम मिलने लगेगा। सो इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपनी कैपेबिलिटी को दिखाना या छिपाना चाहते हैं। अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आपको ये जो हमारी वीडियो सीरीज है वो काफी ज्यादा यूजफुल होगी। जो भी कोर्स आपने किया होगा, चाहे आप बी फार्म के स्टूडेंट हैं, चाहे डिप्लोमा के हो, चाहे मास्टर के हो या फार्म डी के हो, या फिर आपने रिसर्च के लिए पीएचडी भी कर ली होगी, पोस्ट डॉक भी कर लिया होगा, तो फिर आपका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा होगा मुझसे। तो मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फॉर्म डी तक के लेवल के लिए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले उन चीजों की कि कैसे आप किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले अपना सेल्फ इवेल्युएशन करें और कौन कौन सी चीजों को प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें। अगर आप रिज्यूम देने वाले हैं, रिज्यूम दे चुके हैं या आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, जब कुछ दिनों बाद आपका इंटरव्यू हो सके। कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हुए हैं, ये पॉइंट्स आपको काफी ज्यादा यूजफुल होंगे और इस वीडियो के लिए जो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिए हुए हैं वहां पे आपको थोड़ा सा रेफरेंस मिल जाएगा कि किस बुक में आपको ये सब चीजें एक साथ मिल जाएंगी कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, विद स्पेशल रेफरेंस टू फार्मेसी फील्ड। सबसे पहला जो हमारा है वो है बी स्पेसिफिक। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो जॉब है वो इस पर्टिकुलर जगह में हो तो वो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं यहाँ भी लग जाऊं, वहां दे देता हूं, वहां लग जाऊं, यहाँ नहीं तो चलिए वहां सही, कहीं भी मिल जाए, प्रोडक्शन में मिल जाए, प्रोडक्शन में कौन सा डिपार्टमेंट फर्क नहीं पड़ता, क्वालिटी कंट्रोल मिल जाए, क्यूसी मिल जाए या कुछ भी मिल जाए तो मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आप स्पेसिफिक नहीं है। सबसे पहले तो हमको किसी भी जॉब के लिए स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि मैं अगर प्रोडक्शन में जाना चाहता हूं या जाना चाहती हूं तो प्रोडक्शन के अंदर कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, उस डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए मैं तैयार हूं, तो वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो स्पेसिफिक सिलेक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दूसरा जो पॉइंट आता है जहां पे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं वो होता है आपका नो योर स्ट्रेंथ। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस आपसे ज्यादा कोई समझ नहीं सकता है। सो आपका स्ट्रेंथ किस में है, आप किस फील्ड में बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस कर सकते हैं, उसी फील्ड के हिसाब से आपका सिलेक्शन होना चाहिए। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, अगर मैं बी फॉर्म जस्ट अभी भी पास आउट हुआ हूं और मेरा जो इंटरेस्ट है वो आपके एकेडमिक के फील्ड में है, लेकिन मैं किसी कारण से या फिर चलो जॉब कर लेते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मार्केटिंग में घुस जाता हूं या किसी और फील्ड में घुस जाता हूं जहां पे मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जहां पे मेरी कोई भी कैपेबिलिटी उतनी ज्यादा मैच नहीं करती उस फील्ड से जितना कि मैं अगर एकेडमिक में जाता तो शायद मैच करता। सो आपको अपनी एकेडमिक की जो इंटरेस्ट है इसी को अपनी स्ट्रेंथ मानते हुए आगे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। अगर रिक्वायर्ड है कि आप आगे जाकर के बी फॉर्म करें, एम फॉर्म करें, पीएचडी करें तो यू कैन गो फॉर दैट। आपको वेट करना पड़ सकता है तो आप वेट करिए, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली आपका जब जॉब सिलेक्शन होता है तो वो काफी ज्यादा यूजफुल और फ्रूटफुल दोनों होता है। चलिए मैं अपना ही एग्जांपल आपको ले लेता हूं दोनों पॉइंट के हिसाब से, स्पेसिफिक और आपकी स्ट्रेंथ को जानना। स्पेसिफिक मतलब मेरा स्पेसिफिकेशन क्लियर था कि मैं अगर आपके आगे आने वाले फ्यूचर में अपना कैरियर बनाना चाहता हूं तो मेरा जो कैरियर होगा वो एकेडमिक में होगा। ये मेरी स्ट्रेंथ भी कह लीजिए, ये मेरा स्पेसिफिकेशन भी कह लीजिए। इस स्ट्रेंथ में मुझे पकड़ में आ चुका था कि क्या शायद मैं बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं, क्या चीजों को मैं और अच्छे से डिलीवर कर सकता हूं, ये मेरा स्ट्रेंथ था। स्ट्रेंथ के अंदर कई सारे बायोफिकेशन हो सकते हैं, जैसे यूट्यूब का अगर आप देखिए तो मैंने अपने जो स्पेसिफिसिटी है इसको अलग नहीं करी, यानी कि जो मुझे स्पेसिफिक था कि मैं फार्माकोलॉजी ही सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, सेमेस्टर वाइज ही पढ़ाऊंगा, जब तक एक सेमेस्टर के एक टॉपिक खत्म नहीं हो जाते मैं दूसरे सब्जेक्ट को टच बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और ये मेरी स्पेसिफिसिटी थी, इसलिए मैंने बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी 1 अपलोड किया, उसके बाद फार्माकोलॉजी 2, उसके बाद फार्माकोलॉजी 3 स्टार्ट किया, फिर अब माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब तक एक सब्जेक्ट खत्म नहीं हो जाता दूसरा आप स्टार्ट नहीं कर सकते। ये स्पेसिफिसिटी होती है कि आपको ये चीज करना है। स्ट्रेंथ के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर मैं चाहता कि यूट्यूब वीडियो बनाना तो मैं हर एक सब्जेक्ट को टच कर सकता था, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिन, केमिस्ट्री, एनालिसिस, ज्यूरिस्प्रूडेंस एटसेट्रा एटसेट्रा। बट उसमें मेरी स्ट्रेंथ उतनी नहीं है जितनी कि फार्माकोलॉजी में है, माइक्रोबायोलॉजी में है या एचएपी में है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन एक अलग मैटर होता है, बेसिक नॉलेज होना अलग बात होता है और आपको जो पढ़ाना होता है तो बेसिक नॉलेज से ज्यादा जरूरी होता है कि ऐसा नॉलेज जो आप सामने वाले को डिलीवर कर सकें। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी होगी, तभी आप अपना कदम आगे बढ़ा सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वह है रिसर्च करना। किस पॉइंट पर रिसर्च करना? रिसर्च योर ओन टारगेट कंपनीज। जैसे कि आपने सोचा है कि मैं इस कंपनी में जाना चाहता हूं, तो उस कंपनी के बैकग्राउंड और उस कंपनी की हिस्ट्री, उस कंपनी की जो स्पेसिफिकेशन है
उस कंपनी के जो बेस्ट प्रोडक्ट हैं या उस कंपनी के जो स्पेसिफिक और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं वह आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो जिस कंपनी में आप जा रहे हैं वहां पे तो पक्का आपसे उस कंपनी के बारे में जानना चाहेंगे कि आप कितना जानते हैं। अगर आप उसी कंपनी को नहीं जानते हैं जहां पे आप काम करना चाहते हैं, काम करना चाहने वाले हैं, तो वहां पे आपकी दाल अच्छे से गलने वाली नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि उस कंपनी में अच्छे से प्लेस हो सकें तो आपको वहां से स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कब उन्होंने स्टार्ट किया था, कब उनके प्रोडक्ट किस किस तरीके से लॉन्च हुए, उनकी कंपनी का सबसे अच्छा हाईलाइटेड प्रोडक्ट कौन सा है, या अगर कोई ऐसी केस स्टडी हुई होगी जहां पे उस कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा हुआ होगा तो उसके पीछे का जो कारण का एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस बोलिए, वो अगर आपने किया हुआ है तो आपके काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूं कि जहां कहीं भी आप जाने वाले हैं, डजंट मैटर ये इंडस्ट्री हो, जहां कहीं भी जाने वाले हो तो आपको उसकी पकड़ होनी चाहिए। अगर आप किसी कॉमर्स कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या वहां पे डिप्लोमा के कोर्सेज हैं, क्या वहां पे केवल डिग्री रन होती है, या वहां पे मास्टर है या फॉर्म-डी है या पीएचडी भी गाइडलाइन की जाती है, या यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सेमिनार होते हैं, आईआईसीटी का क्यूआईपी होता है या फिर कुछ और रिफ्रेशर कोर्स होते हैं। तो ये हर एक जो बेसिक जानकारी है वो आपको पता करनी होगी। और ये इंस्टेंट मैगी नूडल नहीं है कि आज आपने इंटरव्यू देने का सोचा और आप जाके इसके बारे में नेट में सुपरफिशियली पढ़ लिया और आप वहां पे डिलीवर करना चाहते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। रिसर्च टेक्स टाइम। अगर आप किसी पर्टिकुलर चीजों के बारे में अच्छी जानकारी लेना चाहते हैं, सही जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो रिसर्च करना बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। मैं अपने बारे में बात करूं, अगर इस यूट्यूब का जो लाइव डेमो मैं आपको कर रहा हूं उसको कोरिलेट करके, तो कोई भी चीज को पढ़ने से पहले ऐसे उठ करके आकर के रेडी हो गया और सामने बोलना शुरू कर दिए, ये किसी जगह किसी टॉपिक में होता है, सेरेंडिपिटी के रूप में होता है, एक्सटेम्पोर के रूप में होता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमको अपने टॉपिक के बारे में रिसर्च करना होता है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के लाए हैं। ये पॉइंट्स इसलिए लाए हैं ताकि मैं अपने एक्सपीरियंस को इस पॉइंट के साथ टैली कर सकूं, कहीं इधर उधर ना चला जाए हमारा टॉपिक, इसलिए ये चीजें जरूरी है। और ये एक प्रकार से रिसर्च का छोटा सा टाइप भी है। इसके बाद देखिए, गेट अ इंटरव्यू विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड अकॉर्डिंगली रिज्यूम प्रिपेयर करना। जिस रिज्यूम के बारे में आप बात कर रहे हैं वो एक्चुअली आपका रिफ्लेक्शन है, आप क्या हो, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या कर सकते थे, क्या कर चुके हो, क्या करोगे, हर एक चीज इंफॉर्मेशन रिटर्न फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करता है। सो आप हर जगह तो फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते, लेकिन आपके भी हाथ में आपका रिज्यूम प्रेजेंट होता है। तो आपका रिज्यूम ऐसा होना चाहिए जो आपको सही तरीके से रिप्रेजेंट करे, ना कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे। आपका रिज्यूम इतना भी पैराग्राफ ना हो कि वो बुकिस जैसे पलटना शुरू हो जाए। सो हाईलाइट करिए केवल उन्हीं पॉइंट्स को जो कि जस्टिफाई करते हैं। तो रिज्यूम के देखिए, गेट अ रिज्यूम अकॉर्डिंगली। इसका क्या मतलब होता है? अगर आप प्रोडक्शन में जा रहे हैं तो आपने एक ही रिज्यूम प्रोड्यूस कर दिया, और आप अगर एकेडमिक में जा रहे हैं तो भी एक ही रिज्यूम सेंड कर दिया। ये कॉमन प्रॉब्लम है, कुछ समय तक मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी। हम कभी भी रिज्यूम बनाते हैं तो रिज्यूम का पैटर्न कुछ ऐसा रखते हैं कि वो यूनिफॉर्म रखने की कोशिश करते हैं, और काफ़ी हद तक सही भी है पर पूरी तरह से सही नहीं है। तो हम उसी रिज्यूम को हर जगह डिपेंडिंग अपॉन द नीड हम उसको चेंज करते रहते हैं, केवल एड्रेस फील्ड को चेंज करते रहते हैं, लेकिन हर जगह एक जैसा पैरामीटर तो यूजफुल होगा नहीं। अगर आप एकेडमिक में जाना चाहते हैं तो आपको उन स्ट्रेंथ को हाईलाइट करनी पड़ेगी जो एकेडमिक हिसाब से सुटेबल हो, ताकि जो इंटरव्यूअर हैं जो आपको इवैल्यूएट कर रहे हैं वो जान सके कि हाँ इसके अंदर वो पॉइंट्स हैं जो इस फील्ड के लिए, इस जॉब के लिए अकॉर्डिंग टू जॉब प्रोफाइल सूट हो सकता है। लेकिन अगर आप एकेडमिक की जगह इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि आपने अच्छा पढ़ाया है, डिलीवर किया है, सेमिनार दिया है, वर्कशॉप्स दिया है, कॉन्फ्रेंस दिया है। आपको उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हाईलाइट करना पड़ेगा जिनका आप हैंडलिंग अच्छे से कर सकते हैं, या ड्यूरिंग योर एकेडमिक कैरियर आपने इसको किया हुआ है। HPLC, UV, TLC जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर आप फार्माकोलॉजी में रिसर्च में जाना चाहते हैं तो आपको एक्टोफोटोमीटर, हिस्टामिन चैम्बर, स्टूडेंट ऑर्गन बार, इन सबको असेंबल करना, इन सबको अच्छे से यूज करना आता है तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, और ये इंडस्ट्री के लिए ज्यादा यूजफुल होगा। सो अपना रिज्यूम इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली, अगर आप इंडस्ट्री में जा रहे हैं एकेडमिक के अकॉर्डिंगली, अगर एकेडमिक्स में जाना चाह रहे हैं, रिसर्च में जाना चाह रहे हैं तो रिसर्च के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा देश वैसा भेष की कहानी आपने सुनी हुई है। अगर आप किसी ऐसे जगह में जा रहे हैं जहां का ट्रेडिशन कुछ और है तो वो आपको उसी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। सेम यहां भी आपको अपना रिज्यूम उसी के अकॉर्डिंगली फॉर्मेट करने पड़ेंगे। अगला जो पॉइंट है वह है आपकी मार्केटिंग मटेरियल्स को आपको रेडी करना पड़ेगा। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो आपको इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं, ऐड वगैरह भी आता है। आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल होने की जरूरत है। ये जो विजिटिंग कार्ड है ये पूरी तरह से सही तो नहीं बैठता एग्जांपल के रूप में, लेकिन ये काफी यूजफुल हो सकता है। विजिटिंग कार्ड का केवल मतलब ये नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर हाई फाई प्रोफाइल जॉब में हो और आप अपना विजिटिंग कार्ड सामने वाले को हैंड ओवर कर रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। बट अगर आप अभी से एम्बिशियस है, अगर आपको अभी से अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो ऐसी कई चीजें हैं जिनको आप डेवलप कर सकते हैं क्रिएटिविटी का यूज करके, ऐसे ट्रिक्स
ट्रिक्स एंड टिप्स बना सकते हैं जिनका यूज आपको आगे जाकर के काम आएगा। मार्केटिंग मटेरियल का सीधा सा मतलब तो यही है कि आपको अपनी मार्केटिंग करनी है, ना कि किसी प्रोडक्ट की। सो अपने को मार्केटिंग करना है, आपको समझना है कि आप एक प्रोडक्ट हो और जो पूरा मार्केट है जहां पे एम्प्लॉयर आपको एम्प्लॉय देने वाले हैं, नौकरी देने वाले हैं, वो आपको खरीदना है, उनको वो आपको खरीदना चाहते हैं। तो आपको कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे मार्केटिंग मटेरियल्स को यूज करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कई जगह न्यूज़पेपर में देखते भी होंगे तो आपको कई सारे मार्केटिंग ऐसे मिलते हैं जो अपने आप को लॉन्च तो करना चाहते हैं बट अभी तक स्टेबलाइज नहीं है। वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऐड देते हैं कि आपका नया बैच स्टार्ट होने वाला है, इससे स्टार्ट होने वाला है। उन्होंने स्टार्ट नहीं करा लेकिन स्टार्ट करने के पहले ही आपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को फिक्स करके रखा हुआ है। सो कई तरीके हो सकते हैं जो डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी और आपके सुटेबिलिटी के हिसाब से, वो आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका डोंट डिपेंड ऑन जॉब साइट। देखिए क्या होता है, हमने जब स्टार्ट किया था अपना बी फार्मेसी के लास्ट ईयर में, तब से हमने रिज्यूम बना करके सेंड करना स्टार्ट कर दिया था। मैं अगर अपनी बात कहूँ तो उस समय कोई स्पेसिफिक आइडिया नहीं था कि मुझे कहाँ कैसे किस तरीके से भेजना है। सो हमने जॉब प्रोफाइल पे, जॉब पोर्टल पे अपनी प्रोफाइल बना ली, चाहे naukri.com हो या आपका monster.com हो या ऐसे किसी भी तरीके की लोकल और रीजनल साइट पे हमने डाल दिया अपना रिज्यूम को और डिपेंड रहेगा कि वहाँ से कॉल आएगा। यकीन मानिए आज तक काफ़ी साल हो गए हैं उस चीज़ को, लेकिन आज तक एक कॉल जॉब के लिए नहीं आया है। तो ये चीज़ें सही नहीं है और किसी किसी को आ भी जाता है डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल। तो आपको वो चीज़ करना है, ऐसा नहीं कह रहा कि वो चीज़ नहीं करनी है, बट वो चीज़ करते हुए आपको केवल उसी पर डिपेंड नहीं होने हैं, आपको अपने तरफ से भी कहीं ना कहीं एफर्ट लगाना है। रिज्यूम सेंड करने के कई अलग अलग मेथड हो सकते हैं। बाय पोस्ट आप भेज सकते हो, फिजिकल अपीयरेंस होकर के उसको दे सकते हैं, या किसी जॉब पोर्टल पे डाल सकते हैं, कंसल्टेंसी में डाल सकते हैं, उसके थ्रू रिक्वायर्ड जगह पे वो अपने आप पहुंच जाएगा। बट क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बारे में आपको आने वाले पार्ट्स में दिखाऊंगा भी कि फिजिकल अपीयरेंस का कितना इंपॉर्टेंट होता है, आपकी ड्रेसिंग सेंस का भी कितना इंपॉर्टेंस होता है, वो आप समझ सकते हैं। जब आप सामने रिज्यूम लेकर के जाते हैं तो सामने वाले को तो रिज्यूम दिखता ही दिखता है, वो देखेगा भी आगे जा करके, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी, आपकी जो नीडीनेस है वो भी आपको सामने समझ में आता है कि क्या आप वाकई में उस जॉब के लिए नीडफुल हैं या फिर ऐसे ही टाइम पास करने के लिए अपना रिज्यूम किसी भी जगह, जैसे मैंने कहा हर जगह रिज्यूम छोड़ते हैं आगे, जैसे न्यूज़पेपर मारते हैं हर घर में, वैसा करना स्टार्ट कर दिया है। क्या आप स्पेसिफिक है, क्या आपका डेडिकेशन है कि यही आप चाहते हैं किसी जगह पे काम करना, वो सब कुछ दिखता है आपकी आंखों से, आपके हाव भाव से। तो वो चीज़ें इंटरव्यूअर को या फिर उस संस्था के प्रमुख को दिखने लगता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद है नेटवर्किंग। आज की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नेटवर्किंग। इसमें दो अलग अलग चीज़ें हैं, नेटवर्किंग और सोशल मीडिया। तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, हालांकि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है, ये मैंने जब अपने एम फॉर्म के टाइम में था तो एक ब्रिटिश लाइब्रेरी हुआ करती थी भोपाल में, स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी के नाम से। तो उसमें एक बहुत अच्छी बुक थी, रूल्स ऑफ नेटवर्किंग। वो उस समय मैंने पढ़ी और वो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होकर के आई थी जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटवर्किंग? अगर आप सिस्टम के लैंग्वेज में इसको समझना चाहते हैं तो देखिए, कहीं भी हम एक कनेक्शन फिट करते हैं, इसके बाइफर्गेशन करके अलग अलग जगह पहुंचा देते हैं। तो एक जगह बैठ करके आदमी हर सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है या उनके ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है, ये कंप्यूटर के लैंग्वेज में नेटवर्किंग कहलाता है। बट अगर हम अपनी बारे में बात करें, इस मार्केट के फील्ड में बात करें, तो नेटवर्किंग का मतलब सीधा सा है कि आपका कॉन्टैक्ट कितनी जगह तक है, किन किन लोगों से है, किन लेवल के लोगों से है। तो ये काफी यूजफुल हो सकता है। और नेटवर्किंग का फायदा केवल तभी नहीं होता जब आपका कॉन्टैक्ट हायर लेवल पे हो। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। जो मैक्सिमम बच्चे या मैक्सिमम स्टूडेंट्स या मैक्सिमम जो प्रोफाइल वर्कर हैं वो गलती करते हैं कि नेटवर्किंग का मतलब केवल हाई प्रोफाइल लोगों से नेटवर्किंग करना आपके लिए सही होगा। वो पूरी तरह से सही नहीं है। वो तो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि वो सही है, बट पूरी तरह से सही नहीं है। इस बात पे आप हाईलाइट करिए, एम्फेसाइज करिए। नेटवर्किंग का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति से जो किसी भी संस्था में किसी भी पोजीशन पे काम कर रहा होगा, उसके साथ अपना टचअप बना कर रखें, एक हेल्दी रिलेशनशिप बना कर रखें। यहाँ पे मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, नेटवर्किंग डजंट मीन मक्खन पॉलिश, बटरिंग। ये कभी मत करिएगा। आज तक कभी भी किसी को बटर पॉलिश से कुछ नहीं मिला और ना कभी मिलना है। सो नेटवर्किंग का मतलब होता है इन गुड फेथ, आप उनसे कॉन्टेक्ट बना सकते हैं, उनसे कुछ लर्निंग के एस्पेक्ट सीख सकते हैं। डजंट मैटर कि आपको जॉब लगे ना लगे, आप जाकर के अपने बारे में बता सकते हैं कि मैं कुछ चीज़ों को सीखना चाहता हूँ, क्या आप मुझे सिखाएंगे, या कुछ चीज़ों के बारे में जानना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बताएंगे। या कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही होगी जहाँ पे वो पर्टिकुलर पर्सन या उस कंपनी की कोई भी एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई आ रहे होंगे, तो आपको वहाँ पे जाकर के उस चीज़ों को अटेंड करनी होगी। तो कोई म्यूचुअल इवेंट होगा तो जहाँ पे आपस में आप दोनों के साथ कॉन्टेक्ट बनेंगे, टच होगा। और आज का जमाना इतना इन्फ्लुएंसिंग है कि आप कॉन्टेक्ट नंबर बहुत आसानी से ले सकते हैं, उनके साथ किसी भी ओकेजन पे जुड़ सकते हैं, विचारों का एक्सचेंज आराम से कर सकते हैं और फिर आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड पे वो काम आएगा। मैं एक बार फिर से कह दूं, नेटवर्किंग का मतलब बटरिंग नहीं है। इन दो चीज़ों को बिल्कुल अलग अलग रखिएगा। इसको कैसे समझा सकते हैं भाई? सिंपल सा लॉजिक है कि जब तक मेरे पॉकेट में कोई चीज़ मैंने रखी हुई है और आपको बोल रहा हूँ कि मेरे पॉकेट में क्या
बता रखा है वो देखिए, बताइए, तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो जब कभी भी चीज़ें बाहर निकल करके नहीं आ जाती, बाहर निकल के डिस्प्ले नहीं हो जाती, तब तक लोग उनके बारे में नहीं जान सकते। सो नेटवर्किंग एक सिंपल सा माध्यम है कि जहाँ पे आपको बिल से बाहर निकाल करके लोगों के सामने लाते हैं। कुएं का मेढक होना अच्छी बात नहीं है, कुएं से बाहर निकलना इज कॉल्ड नेटवर्किंग। तो ये आप उसको समझिए और अंतर क्रिएट करिए बटरिंग और नेटवर्किंग में। दूसरा आ जाता है सोशल मीडिया। आज के डेट में अगर कोई बहुत बड़ा जो न्यूक्लियर बम है आपके इन्फ्लुएंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो यही है सोशल मीडिया। जिस प्लेटफॉर्म पे आप ये वीडियो देख रहे हैं वो भी इसका बहुत ही अच्छा और बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला इन्फ्लुएंसिंग साइट बन करके आ चुका है। कुछ समय पहले गूगल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था किसी भी चीज़ों को सर्च करने के लिए, लेकिन उसका जो यूटिलिटी थी आज भी है नो डाउट, और उसकी यूटिलिटी केवल रीडिंग के पर्पज से होती थी, या कुछ इमेज दिख जाता तो वो उसके आप यूज़ कर सकते थे। बट आज उसकी जगह रिप्लेस कर दिया है काफ़ी हद तक इस चीज़ ने, जिस चीज़ का यूज़ आप अब वही वीडियो को देखने में कर रहे हैं, दैट मीन्स यूट्यूब ने। तो ऐसे कई सारे सोशल प्लेटफॉर्म हमारे पास हैं, इंक्लूडिंग यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, या पहले आपने कभी यूज़ किया होगा ऑर्कुट वगैरह, कू आता है, ऐसे कई लिंक्डइन, ऐसे कई चीज़ें आती हैं, इंस्टाग्राम वगैरह आते हैं, जिनका यूज़ हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैक्सिमम बच्चे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्शनल हर जगह होते हैं, मैक्सिमम बच्चे अपना जो यूज़ करते हैं फेसबुक का वो केवल चैटिंग पर्पज से करते हैं, यूजलेस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। इंस्टाग्राम का यूज़ वो अपनी फोटो शेयर करने में करते हैं, दैट्स इट, नथिंग रॉन्ग विद दैट, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन डिपेंड्स अपॉन द नीड। अगर आप अभी से अपने कैरियर को बिल्डअप करना चाहते हैं तो इन पावरफुल टूल्स का यूज़ कीजिए। ये दो धारी तलवार की तरह होते हैं। दो धारी तलवार मतलब सामने वाले को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो रिस्क हमेशा रहता है। तो कैसे यूज करना है? सोशल मीडिया का यूज आपको इस तरीके से करना चाहिए जहां पे आप अपने जॉब्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, आपके हाईलाइट वहां पे डाल सकें, आपकी स्ट्रेंथ को डाल सकें। अपनी ही बात अगर मैं कर लूं तो आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे आइए, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आइए, मेरे यूट्यूब चैनल पे आइए, आप मेरे लिंक्डइन पे आइए, तो आपको अलग अलग चीजें मिल जाएंगी। पर्सनल प्रोफाइल में पर्सनल चीजें मैं ऐड कर सकता हूं, जहां पे ग्रुप या फेसबुक के पेज की बारी आती है या फिर अपने ही बारे में बात करें तो वहां पे मैं अपने से ज्यादा अपने काम को एंडोर्स करता हूं ताकि लोगों तक पहुंच सके। अब मेरे फेसबुक प्रोफाइल में जस्ट फॉर एग्जांपल 4500 या अप्रोक्सीमेटली 5000 फ्रेंड होंगे। 5000 फ्रेंड में कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो इस फील्ड से जुड़ा हुआ होगा, जो इस फील्ड के किसी संस्था में टॉप पे हुआ होगा, और वो देखे तो कमेंट करे या देखे तो आपको रिप्लाई करे। ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि आपकी बात, आपकी सोच, आपकी एक्टिविटी, आपकी जो काम कर रहे हो वो उसकी नजरों में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। जानना अलग चीज है और उसको बताना अलग चीज है। तो इससे क्या होता है, उनके माइंड में एक इमेज तो है कि देयर इज सम सोशल फार्मेसी जो इस तरह के काम कर रहा है। काम पसंद आए ना आए ये उनकी अलग बात है, मेरा काम है काम करना, पसंद आना नहीं आना उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट हाँ, उनके मन में एक आइडिया तो हो गया कि वो चीजें कर सकती हैं। जो आजकल यूट्यूब में आप शेयर करते हो, आप देख रहे हो वीडियोस को, आपको अच्छी लगी, लेकिन आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो सीनियर हैं, आपके जो जूनियर हैं, उनको नहीं पता। अगर वो ये खुद से नहीं आगे देखेंगे उनको पता कैसे चलेगा। लेकिन आपके पास एक बटन है शेयर करने का, इस पर क्लिक से शेयर कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो एक साथ ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं सब तक पहुंच जाएगा। फिर उनके थ्रू उनमें से कुछ लोगों के दोस्तों तक पहुंचेगा, उनमें से कुछ के दोस्तों तक पहुंचेगा। भले ही वो आपके पिरामिडल के उल्टे शेप में पहुंचे, ज्यादा से कम होते जाए, या उल्टा कह सकते हैं ज्यादा से कम के बजाय कम से ज्यादा भी होते जाए, तो ये दोनों डिपेंड करता है। और ये पूरा एक सिंगल टच से है जो कि आप अपने बटन में इस तरीके से टच करके पहुंचा सकते हैं। तो सोशल नेटवर्किंग का बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। आपने कई सिंगर को पॉपुलर होता हुआ देखा है, आपने कई आर्टिस्ट को एकदम एक ही झटके में पॉपुलर होते हुए देखा है। इसके कई सारे एग्जांपल हैं, आप उन सब चीज़ों के बारे में मुझसे बेटर समझते हैं। सो इनका यूज़ कैसे करना है वो आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। आप हंसी मजाक के लिए करें, टाइम पास के लिए करें, वो एक अलग बात है, या इसका यूज़ अपनी जॉब के प्रोफाइल के लिए करें, अपने आप को एंडोर्स करने के लिए करें, वो आपके ऊपर है। बट ये आज के डेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल के रूप में उभर करके आया हुआ है, तो ये आप जरूर यूज़ करिएगा। इसके बाद आता है आपका अपडेट योर रिज्यूम। मैंने 5 साल पहले रिज्यूम बनाया था, मैंने कुछ खास तो और किया नहीं है, तो मैं इसमें क्या अपडेट करूं? तो आप उसी रिज्यूम को ऐड पे मतलब सर्कुलेट करने चलते हैं, कहीं जगह अपलोड करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। 5 साल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ तो ऐसा इंप्रूवमेंट आपने अपने अंदर किया होगा जो कहीं ना कहीं किसी न किसी जॉब प्रोफाइल के यूजफुल हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि वो आपके एकेडमिक के लिए यूजफुल ना हो, लेकिन वो आपके इंडस्ट्री के लिए तो यूजफुल हो सकता है। ये इंडस्ट्री की अगर आप बात नहीं कर रहे हैं, अगर आप कोचिंग की बात करें तो वहाँ पर तो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। सो यू नेवर नो कि आपकी कौन सी एक्टिविटी जो आपने 5 साल में की है वो आपको लगता है कि यूजलेस है, बट वो किसी न किसी एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। तो आप अपने रिज्यूम को अपडेट करें। अगर आप एकेडमिक में हैं तो हर साल आपका एक्सपीरियंस तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाएगा, आपकी पब्लिकेशन तो इंक्रीज होते रहेंगे, आपकी टीचिंग एक्सपीरियंस तो इंक्रीज होता जाएगा, आपने कुछ मॉडल डेवलप किए होंगे, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी करी होगी, वो तो अपडेट होगा। तो उनको आप रखते जाइए, लिखते जाइए, कहाँ पे भेजना है उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करिए। इसका तरीका क्या है, आपको एक मास्टर रिज्यूम बनाना पड़ेगा। मास्टर रिज्यूम क्या होता है ये आपको शायद आज तक किसी ने पहले सुना नहीं होगा, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मास्टर रिज्यूम मतलब होता है जो भी एक्टिविटी करी है आपने, चाहे
चाहे वो आपके लिए काम की हो, काम की ना हो, इस प्रोफाइल के लिए सही हो कि ना हो, आपको सब कुछ उसमें अपडेट करते चलना चाहिए। ये आपका मास्टर होगा और इसको आप अपने पास हमेशा अटैच करके रखिए मेल आईडी में। इसके बाद होता है इसकी कॉपीज, मतलब क्या, अगर आपको एकेडमी के रिज्यूम भेजना है तो मास्टर कॉपी में इसको कॉपी करिए, देखिए कि कौन सी चीज़ इसमें नहीं होनी चाहिए एकेडमी के रिस्पेक्ट से, उसको हटा दीजिए, कौन से रिस्पेक्ट में होनी चाहिए उसको आप रख लीजिए। तो आपका मेन एक पास रहेगा जिसमें से आपको केवल सेलेक्ट करना है। अगर आप ऐसा करते हैं कि मैं नया नया हर बार बनाते जाऊंगा तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, टाइम वेस्ट के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी वहाँ से स्किप हो जाएंगे। सो मास्टर रिज्यूम की कॉपी अपने पास रखिए, उसमें से एडिशन या सब्सट्रैक्शन या कुछ और अगर आप चाहते हैं मॉडिफिकेशन तो वहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है वह आपका फॉलोअप। इसी के साथ मैं आज का वीडियो कंप्लीट करूंगा। इसको एक्सप्लेन करने के बाद फॉलोअप का मतलब क्या होता है। अगर मैंने ये रिज्यूम दी और किसी के जेब में ये पहुंच गई रिज्यूम, अभी उसकी जेब में ही पड़ी रही और उसकी जेब में पड़े पता नहीं कितने दिन हो गया और आपके पास कॉल नहीं आया, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे कॉल आ जाएगा, एक हफ्ते बाद कॉल आ जाएगा। अगर उन्होंने कहा है कि आपको 10 दिन बाद कॉल आ जाएगा तो आप एक्सपेक्ट करने लगते हो कि आपको कॉल आएगा कि नहीं आएगा। यकीन मानिए ये हर उनके साथ हो चुका है जो कभी जॉब में पहली बार फेस कर रहे होंगे, कभी पहली बार इंटरव्यू दे रहे होंगे। हम भी इंटरव्यू दिए थे, उन्होंने कहा कि 10 दिन बाद आपको बता दिया जाएगा। आज तक 10 दिन नहीं हुआ, 10 साल भले हो गए होंगे। तो ये क्या चीज़ होता है, वहाँ पे मैंने फॉलोअप भी नहीं लिया क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वो मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट था नहीं। मैंने उस समय केवल सीखने के पर्पज से बी फॉर्म के बाद एम फॉर्म के बाद रिज्यूम डालना स्टार्ट कर दिया था। सो मैंने कभी उसके फॉलोअप नहीं लिया। लेकिन अगर आप जॉब के लिए सीरियस हैं या आपकी जो संस्था है वो आपको चाहती है कि आप इस जगह पे प्लेस हो के जाएं ताकि इंप्रूवमेंट हो सके, तो आपको फॉलोअप लेना पड़ेगा। अगर उन्होंने कहा है कि आपको 7 दिन बाद कॉल करेंगे तो विद रिस्पेक्ट 7 दिन के बाद इंतजार करिए। 7 दिन के बाद जैसा होता है 8 दिन 10 दिन होता है तो आप एक बार उनसे पोलाइटली रिक्वेस्ट करिए कि क्या अपडेट हुआ है। तो इससे क्या होगा, वो आपको एक्सेप्ट या रिजेक्शन का दोनों को कोई भी रीजन बता देंगे, बट इससे तो पता चलेगा काम सामने वाले को कि आप जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो। अगर आपने केवल छोड़ दिया, फॉर्मेलिटी कर दी, खाना पुड़ी जिसमें कहा ना, पेपर मार दिया, बस अपना काम खत्म कर दिया, तो वैसा नहीं होना चाहिए। आपको फॉलोअप लेते रहना चाहिए। और अगर पॉसिबल है, ये हर जगह पॉसिबल नहीं होता बट कुछ कुछ जगह पॉसिबल है, ये भी मैंने किया हुआ है कि अगर पॉसिबल है तो आप उनसे फीडबैक या फॉलोअप के रूप में ये भी पूछ सकते हैं कि क्या ऐसा प्रॉब्लम हुआ जो मेरा प्रोफाइल आपके इस जॉब के प्रोफाइल से मैच नहीं करता, या मुझे कौन सी ऐसी अपडेट करनी चाहिए जो फ्यूचर में मैं आपकी जगह प्लेस हो सकता हूं। ये अगर आप कहते हैं, ये अगर आप उनसे रखते हैं बात को, तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा और वो फ्यूचर में जरूर कभी ना कभी जरूरत पड़ने पर आपको पहले प्रायोरिटी देंगे क्योंकि वो आपके अंदर इंटरेस्ट देख रहे हैं कि आप उस जगह प्लेस होना चाहते हो। यू आर कंप्लीटली डेडिकेटेड एंड वेरी मच एक्साइटेड विद द जॉब पोस्ट उस जगह पे जहां पे आप उसको बात कर रहे हैं। अगर आप मुझसे कहते हैं कि मेरे जॉब प्रोफाइल में ये कमियां हैं तो उसको मैं ठीक करूं तो क्या प्लेस हो सकता हूं। अगर उनको चाहिए कि ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनकी स्किल अच्छी होनी चाहिए, ये स्किल अच्छी होनी चाहिए, तो आप उनसे बोल सकते हो कि मैं कुछ समय बाद अपनी इन कमियों को या इन स्किल्स को डेवलप करके आऊंगा और फिर अपने आप को आपके सामने रखूंगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। और लास्ट में इस बात से मैं कंक्लूड करूंगा आज का पार्ट कि कभी भी जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस और आपकी पसंद नापसंद आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। जहां पे आपको लगता है कि इस जगह पे मुझे अच्छे से काम करने का मौका मिलेगा तो वहां पे टिक करके काम करिए। लेकिन जहां पे लगता है कि इस जगह पे घुटन महसूस हो रही है, मैं अच्छे से काम नहीं कर पा रहा हूं, तो केवल इसके लिए काम मत करिए। जॉब का जब सिलेक्शन और क्राइटेरिया यहाँ से होता है ना तो वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री देता है। मुझे अपने जॉब से बहुत ज़्यादा प्यार है। मैंने आज तक जिस जगह पे जॉब किया, फर्स्ट टाइम जॉब जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ आज तक मैंने इस जॉब को स्विच नहीं किया है, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट किसी दूसरे संस्था पर नहीं गया। लगभग आज 8 से 9 साल हो चुके हैं उस जगह पर काम करते हुए, क्योंकि मुझे सेटिस्फैक्शन है कि जो मैं कर रहा हूँ वो काम बहुत ही अच्छा है मेरे लिए। डजंट मैटर सामने वाला क्या सोचता है कि नहीं सोचता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने टैलेंट्स को शो करना है, भले इस टैलेंट का यूज करें, मिसयूज करें या फिर वर्डन पड़े, इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे पता है कि मुझे सामने वाले के ऊपर क्या इंपैक्ट डालना है, ये आपका काम है। सो आप अपना काम करिए, सामने वाले का काम सामने वाले पे छोड़ दीजिए और आप अपनी पॉजिटिविटी के साथ किसी भी जॉब की तैयारी स्टार्ट करिए, काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इस वीडियो। अगले पार्ट में मिलेंगे किसी और टॉपिक के बारे में, तो इसी चैनल पर रहिएगा। और जैसा मैंने कहा, सोशल नेटवर्किंग पावर, आपकी उंगली में बहुत ताकत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त, आपके नियर एंड डियर भी इन चीज़ों के बारे में जाने, हालांकि 1001 वीडियोस आपको इस तरह की मिलेगी, पर जो मैं बातें मैं कह रहा हूं वो कोई टेक्निकली कोई प्रोफेशनली नहीं कह रहा, मैं एक्सपीरियंस बेस्ड में पर्सनली कह रहा हूं ताकि आपको कुछ तो बेनिफिट हो सके, तो आप इसे बाकी लोगों तक भी शेयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी पॉजिटिव, जॉब की तैयारी करिए, लेकिन जॉब के पीछे इस कदर मत भागिए कि आप अपने आप को भी उसके सामने बेच दें। आपकी क्वालिटीज आपके लिए जॉब अट्रैक्ट करके लेके आएगी, बस पेशेंस रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर।